मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर भगवान किस घर को चुनते हैं जहां बेटी जन्म लेती है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कर्म और ईश्वरीय चयन छुपा है? क्यों कुछ घरों में बेटी आते ही माहौल बदल जाता है, रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है और पिता का कठोर दिल भी पिघल जाता है? क्या सच में बेटी लक्ष्मी स्वरूपा होती है या वो परिवार की परीक्षा बनकर आती है? आज हम गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के आधार पर जानेंगे बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं और क्यों लेती हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये सत्य आपके अपने घर से जुड़ा हो। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में बेटियां जन्म लेती हैं और कुछ घरों में नहीं? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छुपा है? गरुड़ पुराण में कई स्थानों पर बताया गया है कि जन्म केवल शरीर का नहीं होता, जन्म आत्मा का होता है और आत्मा वहां जाती है जहां उसका कर्म, उसका उद्देश्य और उसका आध्यात्मिक संबंध जुड़ा होता है। कहा जाता है बेटी केवल जन्म नहीं लेती, वो चुनी जाती है। लेकिन सवाल है, भगवान किस घर को चुनते हैं? कैसे तय होता है कि किस आंगन में लक्ष्मी आएगी? गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर अगला जन्म प्राप्त करती है। कोई भी जन्म संयोग नहीं होता। बेटी का जन्म विशेष पुण्य का फल माना गया है। अब ध्यान से सुनिए। जब किसी घर में करुणा होती है, जब उस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जब वहां माता पिता के हृदय में पवित्रता और स्नेह होता है, तब वहां ऐसी आत्माएं आकर्षित होती हैं जो प्रेम, त्याग और संवेदना का संदेश लेकर आती हैं। बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है, लेकिन लक्ष्मी वहां नहीं आती जहां अपमान हो, क्रोध हो या केवल स्वार्थ हो। गरुड़ पुराण ये संकेत देता है कि जिन घरों में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा होती है, पितरों का सम्मान किया जाता है और दान पुण्य की भावना रहती है, वहां श्रेष्ठ आत्माएं जन्म लेती हैं। अब एक रहस्य की बात, कई बार बेटी उस घर में जन्म लेती है जहां उसे किसी अधूरे कर्म को पूरा करना होता है। कभी वो माता पिता का ऋण चुकाने आती है, कभी वो परिवार के भाग्य को बदलने आती है और कभी वो सिर्फ ये सिखाने आती है कि प्रेम क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ बेटियां घर में आते ही जैसे वातावरण बदल देती हैं। घर में शांति बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और पिता का हृदय कोमल हो जाता है। क्या ये संयोग है? गरुड़ पुराण कहता है आत्माएं केवल रक्त संबंध से नहीं जुड़ती, वे संस्कार और ऊर्जा से जुड़ती हैं। भगवान उस घर को चुनते हैं जहां बेटी को बोझ नहीं, वरदान समझा जाए, जहां उसकी हंसी को सम्मान मिले, जहां उसे शिक्षा, सुरक्षा और स्नेह दिया जाए। लेकिन हर बार ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों कुछ घरों में बेटियों का जन्म होते ही कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं? क्या यह भी किसी कर्म का परिणाम है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या बेटी का जन्म माता पिता के भाग्य को बदल सकता है? इन रहस्यों को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत और आत्मा के चयन के नियमों को समझना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान किन 5 विशेष गुणों वाले घरों में बेटियों को भेजते हैं, तो आगे की कथा में ये रहस्य और स्पष्ट होगा। अब प्रश्न यह है कि वे कौन से गुण हैं जिन्हें देखकर भगवान किसी घर को बेटी के जन्म के योग्य मानते हैं। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार आत्मा वही जन्म ग्रहण करती है जहां उसकी ऊर्जा का सामंजस्य बैठता है। बेटी का जन्म केवल जैविक प्रक्रिया नहीं, वो आध्यात्मिक चयन भी है। पहला गुण, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जहां मां को केवल जिम्मेदारी नहीं सम्मान दिया जाता है, जहां बहन की आवाज दबाई नहीं जाती, जहां पत्नी को साथी समझा जाता है, सेविका नहीं। ऐसे घर की ऊर्जा कोमल और संतुलित होती है और कोमल आत्माएं वहीं आकर्षित होती हैं। गरुड़ पुराण ये संकेत देता है कि जहां स्त्रियों का अपमान होता है, वहां पुण्य क्षीण होने लगता है, लेकिन जहां स्त्री का आदर होता है, वहां देवत्व का वास होता है। इसलिए बेटी का आगमन उस सम्मान की पुष्टि भी होता है। दूसरा गुण, जिस घर में दया और करुणा हो। आपने देखा होगा कुछ परिवार दूसरों की मदद करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, पशु पक्षियों तक का ध्यान रखते हैं। ऐसे घरों में केवल मनुष्य नहीं, संस्कार बसते हैं। बेटी संवेदनशीलता की प्रतीक मानी जाती है। वो उस आंगन में आती है जहां संवेदना पहले से मौजूद हो, ताकि वो और बढ़ सके। तीसरा गुण, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा।
गरुड़ पुराण में पितरों का विशेष महत्व बताया गया है। जिन घरों में श्राद्ध, तर्पण या कम से कम पूर्वजों की स्मृति और सम्मान होता है, वहां कुल की ऊर्जा स्थिर रहती है। कभी कभी बेटी को कुल की ज्योति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परिवार के अधूरे संस्कारों को पूर्ण करने आती है। वो केवल वर्तमान की नहीं, अतीत और भविष्य की कड़ी भी होती है। चौथा गुण, जहां लोभ से अधिक प्रेम हो। यदि किसी घर में हर निर्णय धन के आधार पर होता है, जहां रिश्तों से पहले संपत्ति की चर्चा होती है, वहां ऊर्जा भारी हो जाती है। लेकिन जहां प्रेम, त्याग और संतुलन हो, वहां बेटी का जन्म उस प्रेम को और गहरा करने आता है। और अब पांचवा गुण, जहां बेटी को बोझ नहीं, भाग्य समझा जाए, भले वो अभी जन्मी भी ना हो। कई बार आत्मा गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के विचारों को महसूस करती है। यदि मन में डर, निराशा या अस्वीकार हो तो वो आत्मा ठहरती नहीं, लेकिन जहां स्वागत की भावना हो वहां वो सह जाती है। अब एक गहरा रहस्य, कभी कभी बेटी ऐसे घर में भी जन्म लेती है जहां ये गुण पूर्ण रूप से नहीं होते। क्यों? क्योंकि वह परिवर्तन बनकर आती है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ आत्माएं सुधार के लिए जन्म लेती हैं। वे अपने व्यवहार, प्रेम और त्याग से परिवार की सोच बदल देती हैं। पिता का हृदय पिघलता है, दादा दादी का दृष्टिकोण बदलता है और धीरे धीरे घर की ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि बेटी केवल चुने हुए घर में ही आती है? नहीं, कभी वो पुरस्कार होती है, कभी वह परीक्षा होती है और कभी वो ईश्वर का संदेश होती है। अब सोचिए, यदि बेटी भगवान का चयन है तो क्या हमारा व्यवहार भी उस चयन के योग्य है? और क्या सच में बेटी माता पिता का भाग्य बदल सकती है? क्या उसके आने से घर की दिशा बदल जाती है? इन प्रश्नों का उत्तर और भी गहरा है और वो हमें आत्मा और कर्म के उस रहस्य तक ले जाएगा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब हम उस रहस्य के और करीब पहुंच रहे हैं। क्या सच में बेटी माता पिता का भाग्य बदल सकती है? गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई भी आत्मा बिना कारण किसी परिवार में जन्म नहीं लेती। हर जन्म एक ऋण, एक संबंध और एक अधूरी यात्रा का परिणाम होता है। बेटी का जन्म कई बार उस ऋण को चुकाने का माध्यम बनता है जिसे हम समझ भी नहीं पाते। कभी वो पिता के किसी अधूरे पुण्य का फल होती है, कभी वो मां की किसी पूर्व जन्म की तपस्या का उत्तर होती है और कभी वो स्वयं उस परिवार की परीक्षा बनकर आती है। आपने देखा होगा, कई घरों में बेटी के जन्म के बाद परिस्थितियां बदलने लगती हैं। रुका हुआ काम चल पड़ता है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, घर में पहले से अधिक शांति महसूस होती है। इसे लोग संयोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे ऊर्जा का परिवर्तन मानते हैं। गरुड़ पुराण संकेत देता है कि जब कोई शुभ आत्मा जन्म लेती है तो वो अपने साथ अपने संचित पुण्यों की तरंग भी लाती है। वो तरंग केवल उसके जीवन को नहीं, पूरे परिवार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक और सत्य है, हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी बेटी का जन्म परिवार के भीतर छिपी कठोरता को उजागर कर देता है। जो सोच वर्षों से भीतर दबाई गई थी वो सामने आ जाती है। ये नकारात्मक नहीं होता, ये शुद्धिकरण होता है। बेटी का स्वभाव अक्सर कोमल होता है, पर उसका प्रभाव गहरा होता है। वो पिता को धैर्य सिखाती है, मां को आत्मबल देती है और घर के बुजुर्गों को अपनापन याद दिलाती है। कई बार पिता जो पहले कठोर स्वभाव के होते हैं, बेटी के सामने पिघल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी केवल संबंध नहीं, संवेदना का दर्पण होती है। वह दिखाती है कि भीतर कितना प्रेम छिपा है। अब एक और गहरा रहस्य, कुछ आत्माएं इसलिए बेटी बनकर जन्म लेती हैं क्योंकि उन्हें उस परिवार को एक विशेष सीख देनी होती है। वो सीख कभी समानता की होती है, कभी त्याग की और कभी ये समझाने की कि सच्ची शक्ति कोमलता में होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जन्म केवल वर्तमान जीवन की घटना नहीं है, यह कई जन्मों की श्रृंखला का एक पड़ाव है। संभव है कि वही आत्मा जिसने किसी जन्म में पिता का रूप लिया था, अगले जन्म में बेटी बनकर लौटे ताकि संबंध का संतुलन स्थापित हो सके। इसलिए कहा जाता है, बेटी केवल वर्तमान की संतान नहीं, वो आत्मा की यात्रा का विस्तार है। अब सोचिए,
यदि बेटी का जन्म कर्मों से जुड़ा है, यदि वो अपने साथ पुण्य और उद्देश्य लेकर आती है, तो क्या उसे कमतर समझना स्वयं अपने भाग्य को कमतर समझना नहीं है? और क्या ये संभव है कि जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, वहां आने वाली पीढ़ियां भी संतुलित और समृद्ध बनती हैं? ये रहस्य अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगला सत्य इससे भी गहरा है। क्या बेटी का जन्म ईश्वर की कृपा का संकेत है या परिवार के लिए एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी? अब उस अंतिम और गहरे प्रश्न पर आते हैं। क्या बेटी का जन्म केवल कृपा है या वो एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है? गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत में स्पष्ट संकेत मिलता है कि हर आशीर्वाद के साथ एक कर्तव्य भी जुड़ा होता है। जब कोई शुभ आत्मा किसी घर में जन्म लेती है, तो वो केवल सुख देने नहीं आती, वो उस घर की चेतना को ऊंचा उठाने आती है। बेटी को गृहलक्ष्मी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन लक्ष्मी वहां स्थिर तभी रहती हैं जहां मर्यादा, सम्मान और संतुलन हो। यदि किसी घर में बेटी का स्वागत तो हो, पर उसे समान अवसर न मिले, यदि उसके सपनों को छोटा कर दिया जाए, यदि उसकी आवाज को अनसुना किया जाए, तो वो घर उस अवसर को खो देता है जो उसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला था। गरुड़ पुराण ये सिखाता है कि जन्म लेने वाली आत्मा और परिवार के बीच एक सूक्ष्म अनुबंध होता है। आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है और परिवार उसका संरक्षण करने का दायित्व लेता है। यह संबंध केवल पालन पोषण का नहीं, यह आत्मा के विकास का भी है। कई बार बेटी परिवार के भीतर छिपे दोषों को सामने लाती है। वो प्रश्न पूछती है, वो नई सोच लाती है, वो पुरानी रूढ़ियों को चुनौती देती है। कुछ लोग इसे विरोध समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो परिवर्तन का संकेत होता है। अब जरा गहराई से सोचिए, यदि कोई आत्मा विशेष उद्देश्य लेकर आई है, तो क्या उसे रोकना सही होगा, या उसे समझकर स्वीकार कर उसका मार्ग प्रशस्त करना ही सच्चा धर्म है? गरुड़ पुराण में यह भी संकेत है कि जिन घरों में कन्या का सम्मान होता है, वहां पितरों की कृपा बनी रहती है, क्योंकि सम्मान केवल व्यक्ति का नहीं होता, वो ऊर्जा का सम्मान होता है। और जहां ऊर्जा का आदर होता है, वहां संतुलन बना रहता है। इसलिए बेटी का जन्म केवल भाग्य नहीं बदलता, वो सोच बदलता है, वो परंपरा को नया अर्थ देता है, वह भविष्य की दिशा तय करता है। लेकिन यदि कोई परिवार इस जिम्मेदारी को समझे, बिना केवल सामाजिक दबाव में जीता रहे, तो वो उस दिव्य अवसर को पहचान नहीं पाता जो उसे मिला है। अब एक अंतिम प्रश्न शेष है, क्या हर बेटी अपने साथ कोई विशेष संदेश लेकर आती है? क्या उसके स्वभाव, उसके गुण, उसके संघर्ष सब किसी गहरे कर्म का संकेत होते हैं? और क्या माता पिता अपने व्यवहार से उस संदेश को समझ सकते हैं? इन रहस्यों को समझे बिना यह कथा अधूरी है। आगे वही सत्य प्रकट होगा जो बेटी के जन्म को केवल घटना नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना के रूप में देखने की दृष्टि देगा। अब वो अंतिम सत्य, क्या हर बेटी अपने साथ कोई विशेष संदेश लेकर आती है? गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर आती है: पूर्व जन्म के संस्कार, अधूरे कर्म और एक उद्देश्य। बेटी का स्वभाव, उसकी रुचियां, उसका संघर्ष, ये सब केवल संयोग नहीं होते। कई बार वही बेटी परिवार को वो सिखा देती है जो वर्षों की शिक्षा नहीं सिखा पाती। किसी घर में वो धैर्य सिखाने आती है, किसी घर में वो समानता का अर्थ समझाने आती है, किसी घर में वो प्रेम की परिभाषा बदल देती है। आपने देखा होगा, कुछ बेटियां बचपन से ही जिम्मेदार होती हैं, कुछ में असाधारण आत्मबल होता है, कुछ अपने परिवार की परिस्थितियां बदलने का संकल्प लेकर चलती हैं। क्या ये केवल पालन पोषण का परिणाम है? नहीं, शास्त्र संकेत देते हैं कि ये आत्मा के साथ आए संस्कार हैं, और जब परिवार उस आत्मा को समझता है, उसका सम्मान करता है, तो वो उद्देश्यपूर्ण होता है। अब एक अत्यंत गहरा रहस्य, कभी कभी बेटी का जन्म उस घर के लिए परीक्षा भी होता है, ये देखने के लिए कि परिवार अपने विचारों से ऊपर उठ सकता है या नहीं। यदि वे उसे स्वीकारते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उनका स्वयं का कर्म सुधरता है। यदि वे भेदभाव करते हैं, तो वही कर्म भविष्य में उनके सामने लौट आता है। इसलिए कहा गया है, बेटी को सम्मान देना केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, ये आध्यात्मिक निवेश है। गरुड़ पुराण की शिक्षा यही है
कि हर जन्म आत्मा की यात्रा का एक चरण है। बेटी उस यात्रा की कोमल लेकिन शक्तिशाली कड़ी है। वो अपने साथ ईश्वर का अवसर लेकर आती है, अवसर प्रेम का, संतुलन का और चेतना के उत्थान का। अब अंत में एक प्रश्न आपसे, यदि सच में भगवान उसी घर को चुनते हैं जहां परिवर्तन की संभावना हो, तो क्या हम अपने घर को उस चयन के योग्य बना रहे हैं? क्या हम अपने विचारों को इतना पवित्र रख पा रहे हैं कि कोई शुभ आत्मा हमारे आंगन को चुने? क्योंकि अंततः बेटी केवल घर में जन्म नहीं लेती, वो हृदय में जन्म लेती है। और जहां हृदय पवित्र हो, वहीं ईश्वर अपना सबसे सुंदर उपहार भेजते हैं। आज हमने जाना कि बेटी का जन्म केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, वो आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है। वह केवल संतान नहीं, वो संस्कार है। वो केवल रिश्ता नहीं, वो ऊर्जा है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत हमें यही समझाते हैं कि कोई भी जन्म संयोग नहीं होता। हर आत्मा अपने पूर्व कर्मों और उद्देश्य के अनुसार घर चुनती है। और जब बेटी जन्म लेती है तो वो अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, प्रेम बढ़ाने का, सोच बदलने का और परिवार को भीतर से मजबूत करने का। लेकिन याद रखिए, यदि बेटी को केवल परंपरा के नाम पर सीमित कर दिया जाए, यदि उसके सपनों को समझे बिना रोक दिया जाए, तो हम उस दिव्य अवसर को खो देते हैं जो हमें मिला था। बेटी का सम्मान करना केवल शब्दों से नहीं होता, उसे शिक्षा देना, उसे निर्णय लेने का साहस देना, उसे समान अधिकार देना, यही सच्चा आदर है। और जब ऐसा होता है तो घर में केवल एक बच्ची नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की चेतना बढ़ती है। अब अंतिम संदेश, यदि आपके घर में बेटी है तो उसे वरदान समझिए, यदि नहीं है तो हर बेटी को सम्मान दीजिए, क्योंकि ईश्वर का चयन केवल जन्म से नहीं, व्यवहार से भी जुड़ा होता है। जहां नारी का आदर होता है, वहीं जीवन में संतुलन और शांति स्थिर होती है। यही इस कथा का सार है। बेटी भगवान का उपहार है और उस उपहार की रक्षा और सम्मान हमारी जिम्मेदारी। अगर आपको इस पूरी कथा में कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रहस्य में।